गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डोबर्नियर-स्ट्रेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो हमने पढ़ा था, उनकी लिमिटेशंस वो सब देखी थी। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बाद जो मोस्ट सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, काफी लिमिटेशंस को जो प्रीवियस जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी उनकी लिमिटेशंस को दूर किया। ठीक है, और ये जो टेबल थी ये डिजाइन की गई, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने डिजाइन लिखी है अभी। ठीक है, सभी एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मेन जो टॉपिक जो पॉइंट हमें पढ़ने हैं वो हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कुछ एडवांटेजेस भी थे, कुछ मेरिट्स थी, कुछ डीमेरिट्स थी। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अगर हम बात करें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था वो अरेंज किया गया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था। और वो भी कैसा ऑर्डर था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि एटॉमिक मास जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था। जैसे अगर हम बात करें नियॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इधर मास इंक्रीज होता जा रहा है। पीरियोडिक टेबल में क्या था? हमारे पास 9 वर्टिकल कॉलम्स थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम थे, 0 से लेके और 8 तक जा रहे थे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी हमारे पास। ठीक है, इनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी मैच होनी चाहिए थी। कौन सी प्रॉपर्टीज? फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, इनका जो फॉर्मूला था वो देख के उनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है या नहीं है। मतलब ऑक्साइड्स का फॉर्मूला देखा गया, हाइड्राइड्स का फॉर्मूला देखा गया। जैसे जो आपके पास अल्कली मेटल्स है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो थे लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, या हाइड्रोजन को तो हम बाद में देखेंगे। आपके पास है लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो इस तरीके से आएगा। ठीक है, सोडियम जो था, पोटेशियम था हमारे पास, रुबीडियम था। तो इन सब एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, ये भी इधर से स्टार्ट होंगे आपके, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके फॉर्मूला के बेसिस पे। उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला देखा कि लिथियम जो था वो भी Li2O फॉर्म कर रहा था, सोडियम था वो भी Na2O फॉर्म कर रहा था। तो देखा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एक ग्रुप में ये आ सकते हैं। हाइड्राइड्स का इसी तरीके से फॉर्मूला देखा गया। जैसे अगर मैं कहूं जो आपके पास अल्कली मेटल्स थे इनके लिए जो हाइड्राइड्स का फॉर्मूला होगा वो होगा RH। कोई भी आपके पास अल्कली मेटल हो सकता है। इनके लिए अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए तो RH2, बोरॉन एलिमेंट्स के लिए अगर देखें तो RH3, कार्बन कंपाउंड्स के लिए देखें तो RH4। ये मैंने यहाँ लिख दिए 7th ग्रुप के अंदर, ये आप नीचे लिखना है आपको। इससे भी ये जो ऑक्साइड्स लिखे हैं इनके नीचे आप लिख सकते हो, इस टेबल में मत लिखना है। ठीक है, तो RH4। अगर हम देखें नाइट्रोजन का तो ये हो सकता है RH3। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ये हो सकता है H2R, मतलब R कोई भी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर हो सकता है। H2O जैसे होता है, क्या होता है? H2, इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन का कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला H2 है, तो वो हम लिखा है H2R। इसी तरीके से इनमें भी हो सकता है HR, जैसे HCl है, HF है, HBr है, वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को देखकर हमने उनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच हो रही है, तो एक ग्रुप में आएंगे। और उनका जो ऑर्डर था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक मास का। ठीक है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर था किसका, एटॉमिक मास का। तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल थी उसको डिजाइन किया गया। और इसके जो मेन मेरिट्स थे वो क्या थे कि जब ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो जब फॉर्म की गई थी तो नियर अराउंड 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कस हुए थे, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं पता थे हमें। तो मेंडलीव्स ने क्या देखा कि कुछ ऐसी पोजीशंस आई हमारे पास जहां हमारे कोई भी एलिमेंट उस पोजीशन में फिट नहीं हो रहा था। तो मेंडलीव्स ने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, इनके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो दो एलिमेंट्स थे इनके लिए मेंडलीव्स ने जगह छोड़ दी। ठीक है, और इनको नाम दिया इका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ये क्यों नाम दिया इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, क्योंकि इका जो वर्ड है ना, ई के ए, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट। क्या होता है, नेक्स्ट। तो मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से अगला जो एलिमेंट है उसको नाम दिया इका एल्यूमिनियम। इसको बोला इका सिलिकॉन, तो इसका मतलब है सिलिकॉन से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा। उस टाइम हमें इनके नेम थे, ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव्स ने प्रेडिक्ट किया कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और ये एलिमेंट्स हमारे पास जो जितने भी अब एलिमेंट्स हैं ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, हमें उनके बारे में नहीं पता, और वो एलिमेंट्स कभी ना कभी इन पोजीशंस को फिल करेंगे। तो बाद और उन्होंने इनका नियरली एटॉमिक मास भी बता दिया था कि इनका जो नियरली एटॉमिक मास है, साइज है, वो कितना रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमें पता थी कि सबका एटॉमिक मास कितना है, नियरली साइज कितना है, तो इनका भी हमने बता दिया। और बाद में देखा गया कि वो नियरली सेम आ रहा था। क्या आ रहा था, नियरली सेम आ रहा था। ठीक है, तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि इसने हमें सोचने पे मजबूर किया कि अभी तो और भी एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में आता है कि इका एल्यूमिनियम जो है, बताओ कौन सा एलिमेंट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, कौन सा है इका एल्यूमिनियम, उसने किस एलिमेंट को नाम दिया था, तो किसको देगा, गैलियम को। अगर कहते हैं इका सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट है इनमें से, तो वो होगा जर्मेनियम। कौन सा होगा, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या एडवांटेजेस थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, और देखो एक ग्रुप में इसने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये हम देखेंगे, उसकी एक लिमिटेशन रह जाएगी कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि यहाँ तो एलिमेंट्स को वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ इन एलिमेंट्स का तीन ग्रुप बनाए उसने, 3 कॉलम्स, 3 बॉक्स लिए और उनमें 3 एलिमेंट्स को फिट कर दिया, दूसरे में 3 और तीसरे में भी 3। और इन एलिमेंट्स को ऐसा क्यों किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, ये उसकी लिमिटेशन रहेगी, ड्रॉबैक रहेगा। ऐसा ही मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको मैं आगे लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से, अगर अब हम इनको पढ़ लेते हैं। इसने क्या किया मेंडलीव्स ने कि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको प्लेस कर दिया। अब ये एलिमेंट्स इनके साथ क्यों आ रहे, इनकी तो प्रॉपर्टीज, अभी एक कॉलम आ रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी। ये तो काफी हाईली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, तो लेकिन कॉपर तो नहीं है, फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया। ऐसा क्यों था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। और इवनली इसने एक जो ग्रुप था उसके अंदर भी 2 पार्ट्स, सब पार्ट्स इसने बना दिए थे, ए बी, कि हम ए इधर लिखेंगे, ए वाले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और बी जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन ये फिर भी एक कॉलम के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। तो ये सब उसकी लिमिटेशंस थी। क्या थी, लिमिटेशंस। तो आपको ये सबसे पहले तो मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है, बुक में से देख कर। ठीक है, उसके बाद
अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो आप आगे हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगे आपको। बस आपको डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं कि वो क्या थे और वो कैसे आप याद रख सकते हो, कैसे पता रहेगा। सब में क्या बताया है, वो आपके पास जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीज होगी तब आप कर सकते हो, ठीक है। कि उसमें से देख के कि हाँ पोटेशियम के साथ कॉपर प्रेजेंट है या नहीं है, रुबिडियम के साथ सिल्वर है या नहीं है, इस तरीके से आप उसमें देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस क्या है इसके। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेजेस थे, क्या फायदे थे, तो फर्स्ट जो था वो है वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर इजीली, कि हम एलिमेंट्स की जो स्टडी है उनकी प्रॉपर्टीज जो स्टडी है वो बहुत आसान हो गई हमारे लिए, कि हम बता सकते थे कि एलिमेंट का ग्रुप जानकर, उसका पीरियड जानकर कि कौन से पीरियड में वो लाई कर रहा है, कौन से ग्रुप में वो लाई कर रहा है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते थे कि किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, किस टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करेगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम आसानी से बताने लगे, तो ये हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। दूसरा, बाय सीइंग द ब्लैंक स्पेसेस वी कैन प्रेडिक्ट द न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और जो ब्लैंक स्पेस थे, जो वैकेंट साइट्स थी, उनको देख के हम न्यू एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता सकते थे उनके डिस्कवर होने से पहले, कि इसका एटॉमिक मास नियरली इतना रहेगा, उसका साइज नियरली इतना रहेगा, ये हम पहले से प्रेडिक्ट करने लगे। तो ये भी उसका एडवांटेज था, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस आर प्रोडक्टेड बाय मेंडलीव्स। और बहुत सारे जो एटॉमिक मास थे, ठीक है, वो गलत ले रखे थे हमने, उनको करेक्ट किया गया, ठीक है, उनको क्या किया गया, करेक्ट किया गया, ठीक है, और सही मास लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए बेरिलियम का जो मास था वो नियर अबाउट लिया गया था 13.7, कितना था, 13.7। अब जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लिख रहे थे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 था और नाइट्रोजन का था 14, तो ये तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कहीं आया था बेरिलियम का मास के अकॉर्डिंग। तो लेकिन हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कि बेरिलियम तो उससे पहले आता है, दोनों से, कार्बन और नाइट्रोजन से, ये तो ग्रुप सेकंड के अंदर आएगा। और ये इसका जो ग्रुप था वो था आपके पास फोर्थ ग्रुप और ये फिफ्थ ग्रुप के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो मतलब इसका जो, और इसकी जो प्रॉपर्टीज अगर हम कहीं बीच में रखते हैं, या मैं नाइट्रोजन की जगह रखता हूँ कार्बन की जगह, तो उस ग्रुप में इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी इसी ग्रुप के साथ। तो मतलब इसका एटॉमिक मास कहीं ना कहीं गलत था, और वो जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया, 9, कितना आया हमारे पास, 9 आया। तो ये कुछ इसी तरीके से उन्होंने एटॉमिक मास को सही किया और एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसको करेक्ट किया, ठीक है, बताया कि इसकी पोजीशन ये ही क्यों है, इसको भी जस्टिफाई किया। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे किसके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। अब क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या कमी रह गई थी उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर, अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स की, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे, क्या कमी रह गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट था डाउटफुल पोजीशन टू हाइड्रोजन, डाउटफुल पोजीशन टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स, विद अल्कली मेटल्स, but some of its properties are matched to halogens। हैलोजेंस के साथ भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैच हो रही थी, फिर भी उसको अल्कली मेटल्स के साथ ही प्लेस किया गया। तो ये एक डाउटफुल पोजीशन दी गई थी इसमें हाइड्रोजन को, मतलब जो मेंडलीव्स था वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि हम जो हाइड्रोजन है उसको अल्कली मेटल्स के साथ ही क्यों प्लेस करेंगे, उसकी कुछ
प्रॉपर्टीज तो हैलोजेंस के साथ भी मैच हो रही थी, फिर उसको वहां क्यों नहीं प्लेस किया गया? तो ये इस बात को जो मेंडलीव था वो जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम उसके साथ वहां भी तो आ सकती है, लेकिन फिर भी हम अब उसकी पोजीशन मतलब रख तो कहीं भी सकते हैं जब दोनों जगह उसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, तो फिर हम कहाँ एक्चुअल में उसकी पोजीशन तो एक आएगी। अगर हम हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ रखते हैं तो जो हमने बेस लिया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे हम अरेंज करेंगे तो वो नहीं हो रहा। तो ये एक डाउटफुल पोजीशन बन गई थी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को हम प्लेस कहाँ करें, ठीक है। दूसरा, पोजीशन टू आइसोटोप्स इज नॉट जस्टिफाइड, कि जो आइसोटोप्स थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब इनको हम इस पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस करेंगे? क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर रहे थे, लेकिन अगर इनको हम इन सभी को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करेंगे तो ये तो अलग अलग पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे, और अलग ग्रुप्स में आ रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, लेकिन इन हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सभी की सेम है, एक जैसा फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, एक जैसी रिएक्शन शो करेंगे, फिर इनको हम अलग अलग ग्रुप्स में कैसे प्लेस करते हैं। तो ये एक जो था कंट्रोवर्सी थी, जिसको या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मेंडलीव आइडेंटिफाई जस्टिफाई नहीं कर पाया, उसका आंसर नहीं दे पाया कि इनको हम कहां प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो दो हमारे पास ड्रॉबैक्स थे, और देखते हैं और क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो वो था कि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, कि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो थे उनके साथ प्लेस किया गया था। ये हमने देखा था कि अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ जो है हमने लो रिएक्टिव मेटल्स को प्लेस किया, लो रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सबको प्लेस किया गया, ये आपने देखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, some heavier elements are placed before the lighter elements, कि कुछ heavier जो एलिमेंट्स थे उनको लाइटर एलिमेंट से पहले ही प्लेस कर दिया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो था वो डिस्टर्ब हो गया। फॉर एग्जांपल कि कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 58.9 और इसका होता है 58.7, तो कोबाल्ट को जो है वो निकल से पहले रखा गया। अब इसका एटॉमिक मास तो ज्यादा है, ये तो बाद में आना चाहिए था, ये तो नेक्स्ट ग्रुप में आना चाहिए था, लेकिन अगर नेक्स्ट ग्रुप में रखते तो उसके साथ फिर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, तो इसको पहले रखा गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, हम इसको बाद में क्यों नहीं प्लेस कर रहे हैं, इसका कोई आंसर नहीं था, कोई रीजन नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन रहेगी जिस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट था पोजीशन ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट, की जो ग्रुप 8 एलिमेंट जो थे हमारे पास, जो 8th ग्रुप था हमारे पास, उसके अंदर हमने देखा था कि तीन एलिमेंट्स का सेट बनाए हुए थे, 9 एलिमेंट्स थे टोटल हमारे पास। अब उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दी गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों था, अब वो पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, उनकी पोजीशन कोई भी असाइन नहीं की गई थी, ऐसा क्यों है। अब उनको और 8th ग्रुप में ही क्यों रखा गया, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था मेंडलीव के पास, तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन, ठीक है। तो जब इतनी सारी लिमिटेशन हो गई तो ये जो पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया, कि साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम इस तरीके से प्लेस नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके तो लिमिटेशंस है। अब इस बातों को जो जस्टिफाई कर देगा, ठीक है, जो इन बातों का, जो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा, अब वो पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम फॉलो करेंगे, और वो उन सभी बातों का आंसर देता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा देता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो इन सबसे अलग से डिजाइन किया गया था, मतलब इनका जो बेस था वो एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया था, लेकिन आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया था। तो ऐसा सब कई चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन आज जो करवाया है ये आपको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, कोई भी अगर इसमें डाउट रहता है तो वो पूछो। ठीक है, थैंक यू।